ये खबर आ रही है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार करने का असूली तौर पर एक फैसला जो है वो हो चुका हुआ है। तो लेकिन बात का आगाज़ शुरू करते हैं। सेनेटर शौकत तरीन साहब मेरे साथ हैं, एक्स फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। तरीन साहब, आप इमरान खान साहब की हुकूमत में तो आप एज थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर आए और कम अज़ एक बरस आपने मुकम्मल किया, लेकिन इस हुकूमत के जो चैलेंजेस हैं वो आपसे बहुत पहले शुरू हो चुके थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो इकनॉमिक बहरान था जब असद उमर साहब थे, फिर हफीज़ शेख साहब थे, फिर आपने इसको इनहेरिट किया और फिर अब एक कंटिन्यूइंग चैलेंज है जिसे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल इनहेरिट करें। तो अगर पीछे हम चले जाएँ, जब आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली और जब असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली, आप उसको कैसे देखते हैं कि असद उमर का चैलेंज क्या था, क्या वजह हुई कि असद उमर को हटना पड़ गया? देखिए जी, जो पिछली हुकूमत थी वो जब उन्होंने 2013 में हुकूमत ली तो उस वक्त एक साल के अंदर अंदर उनके हालात जो हैं दुनिया में उनके लिए बड़े फेवरेबल हो गए। कमोडिटी प्राइसेस गिर गई, बहुत गिर गई, तेल गिर गया। उसके बाद ये है कि इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त अपनी वो जो एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को बिल्ड कर सकते थे, बैलेंस रिजर्व्स बिल्ड कर सकते थे और ज़ाहिर है उस वक्त IMF प्रोग्राम भी उनको मिल गया तो उस पर बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्हें एक ज़िद लगा दी कि हमारा रुपया मजबूत होना चाहिए। अब ये हद हो गई कि पूरी दुनिया की जो है 2014-15 में करेंसी जो हैं डॉलर के अगेंस्ट जो हैं वो डिप्रिशिएट कर गई, डीवैल्यू कर गई, सिवाय एक करेंसी के, वो थी पाकिस्तान की करेंसी, क्योंकि इन्होंने कहा इसको हमने मजबूत रखना है। उससे ये हुआ कि रुपया जो है ओवर वैल्यू हो गया, उससे ये हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर गई, और ये नहीं है कि बढ़ गई, नहीं गिर गई। तो ओवर अ पीरियड टाइम आखिरी साल में मिफ्ता इस्माइल को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कुछ इकदाम किए कि रुपया को ठीक किया काफ़ी हद तक और उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। तो ओवरऑल 5 साल में एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ थी वो 0 थी, और क्योंकि रुपया मजबूत था तो इंपोर्ट्स जो सस्ती हो गई, तो इंपोर्ट जो आपकी बढ़ गई वो $23 बिलियन से बढ़ गई। तो इनने पहली चीज़ तो ये की, अपने ऊपर प्रेशर डाल दिया और इसको पूरा करने के लिए वो खूब डेट लेना शुरू हो गए। लेकिन उस वक्त ये इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट कोई तकरीबन 19 से 20 बिलियन डॉलर का छोड़ के चले गए। और फिर और चीज़ें क्या हुई, और चीज़ें ये हुई कि इन्होंने एग्रीकल्चर में भी पीपल्स पार्टी ने 4.5 मिलियन टन की वीट इनके लिए छोड़ के चले गए। ये उसको इस्तेमाल करते रहे और इन्होंने एग्रीकल्चर पे पूरे 5 साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई। इसी तरीके से इंडस्ट्री भी जो है वो उसने ग्रो वगैरह नहीं किया। तो इनके लिए ये एक किस्म से जो इन्होंने एक मंत्रा की कि हमने रुपए को मजबूत रखना है, वो इनके लिए एक चैलेंज बन गई और वो नई हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया। नई हुकूमत आई तो उनके पास करंट अकाउंट डेफिसिट। मैं तरीन साहब उसी पे आना चाहता हूं, बिकॉज आपने जो कुछ मुझे बताया उसमें मेरे जहन में और सुनने वालों के जहन में बहुत से सवाल पैदा हो गए। जब डार साहब से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन इसाक डार साहब के जो करीबी हल्का है उनसे तो मेरी बात होती है। वो कहते हैं कि डार साहब ये महसूस करते थे कि रुपए को मुस्तहकम रखना एक आम आदमी के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर रुपया तेज़ी से डिप्रिशिएट करता है तो फिर तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं और एक आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो अगर डार साहब ने डॉलर ज़ाया किए, कई बिलियन डॉलर, हमें अंदाज़ा नहीं है कितने किए, वो आप बता सकते हैं, तो मकसद उनका ये था कि एक आम आदमी को ज़िंदगी की सहूलतें मिल सकें और यही उनकी वजह थी। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, आप अगर थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स जानते हो तो आपको मालूम है कि जो है आपका एक्सचेंज रेट जो है ये इन्फ्लेशन के साथ कनेक्टेड है। आपने अगर एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है तो आपने इन्फ्लेशन को लो रखना है। अब इनकी इन्फ्लेशन तो लो थी, बस 3-3.5% जो थी, वो कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने उससे भी ज़्यादा अपना रुपया मजबूत कर दिया। और मजबूत ये किया कि रुपया जो है वो ओवर वैल्यू हो गया। रुपया जो है एक वक्त में कोई तकरीबन 25 से 30% जो है ओवर वैल्यू हो गया। जब ओवर वैल्यू हो जाता है रुपया तो उसमें ये जो ये कह रहे हैं कि गरीब के लिए या उसके लिए महंगाई हो जाती है, ये नहीं होता। फिर होता ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स गिरती हैं, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं
और एक क्राइसिस हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो ये तो एक बहुत ही नुकसानदेह अमल था जो इन्होंने किया। और उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ जब नई हुकूमत आई तो नई हुकूमत को जाके वही चीज़, वही करेक्शन करनी पड़ी, और वो रुपया जो था जो 123 पे ये छोड़ के गए थे, और ये डार साहब के वक्त में तो 106 रुपया डॉलर का था, ये तो मिफ्ता ने आके 123 किया। उसके बाद वो 165 पे चला गया रुपया। और उससे क्या हुआ? उससे इन्फ्लेशन हुई, जिसको ये रोकना चाहते थे उससे इन्फ्लेशन हुई, उससे डिस्काउंट रेट बढ़ा, तो जो आपकी बिजनेसेस हैं वो अफेक्ट हुई, उससे जो है ये जो आपकी प्राइसेस हैं इसकी बिजली वगैरह की उसको ज़्यादा करना पड़ा, और डिस्काउंट रेट को ज़्यादा करना पड़ा। इसमें तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर जी। लेकिन तरीन साहब, जब आप डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से ये पूछते हैं, मिफ्ता इस्माइल से जब पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमें आईएमएफ ने कहा था कि 125 कर दो या पता नहीं 130 कर दो, लेकिन हम उस वक्त मानते नहीं थे। तो इमरान खान हुकूमत और असद उमर को भी 125-30 पे रुपया डॉलर पैरिटी सेटल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फ्री फ्लोट कर दिया, जिसकी वजह से वो ऊपर चला गया। फिर आप जो दूसरी चीज कहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट्स इनकी गिर गई, ठीक है, माना एक्सपोर्ट्स उनकी 19 बिलियन डॉलर पे गिर गई थी मिफ्ता इस्माइल के आने से पहले, लेकिन आपके यहां जब एक्सपोर्ट बढ़ी भी है तो टोटल एक्सपोर्ट्स का इजाफा जो है डॉलर के इतने ज्यादा ऊपर चले जाने के बाद भी 10-11 बिलियन डॉलर का हुआ। 19-20 बिलियन से आप 31 पे ले गए, जबकि इंपोर्ट्स भी आपकी बैलून कर गई। इस वक्त अगर देखें तो 30 जून तक, आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये तो इंपोर्ट्स का बिल तो 70 बिलियन डॉलर से ऊपर चला जाएगा। तो फिर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। इनके वक्त के बीच में जो आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थी, जो आपकी तेल की प्राइस थी वो $42 थी, खुर्दनी तेल की प्राइस $650 पर टन थी, कोयले की प्राइस जो थी $80 से $100 पर टन थी, और ये उसमें वैक्सीन भी नहीं थी। चले मैं आपको समझा देता हूँ ये सारी चीज़ें। इस वक्त खुद आपकी जो पेट्रोल प्राइसेस है वो तकरीबन 95 से $100 पे हैं। खुर्दनी तेल जो है वो $1350 है, 650 से। आपका कोयला जो है वो $300 पे है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डालते हैं, जब इनके वक्त में ये डालते तो ये 20 बिलियन का इनका फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट ना होता, इनका डेफिसिट होता 40 बिलियन। हमारा इस वक्त जो डेफिसिट आ रहा है वो 13 बिलियन आया है 9 महीनों में, और तकरीबन 15-16 बिलियन इसलिए आएगा कि इनकी देख लें, मैं सिर्फ आपको सिर्फ गिनवा देता हूँ 4 चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी है: तेल, खुर्दनी तेल, कोयला और वैक्सीन। ये जो 13.2 बिलियन का जो डेफिसिट है इस वक्त करंट अकाउंट में, उसमें से $12.5 बिलियन इसकी वजह से है। तो हमारा जो है, अगर ना बढ़ी होती इस वक्त कीमतें, इंटरनेशनल ये सुपर साइकिल ना आया होता जो पूरी दुनिया में आया है, तो हमारा इस वक्त फिस्कल जो करंट अकाउंट डेफिसिट $600-700 मिलियन होता। अच्छा, यानी बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है, उसकी वजह से जो प्राइसेस बढ़ी हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं, अगर वो ना होता तो आपका फिर करंट अकाउंट डेफिसिट $1 बिलियन होता या उसके आस पार होता, और आपकी एक्सपोर्ट्स भी चूंकि बढ़ गई होती तो फिर आपकी इंपोर्ट्स बहुत कम होती बेसिकली। आप तो फिर इंपोर्ट्स आपकी कितनी होती, जो अभी $70 बिलियन की चली जाएंगी इस मुल्क की, वो फिर कितनी रह जाती अगर ये कमोडिटी क्राइसिस ना होता? नहीं जी, देखिए ना, ये सिर्फ 3 चीज़ों की एक्सपोर्ट मैंने आपको इंपोर्ट बता दिया, $12.5 बिलियन। तो 70 की सिर्फ 3, इसमें आप ऐड कर लें बाकी चीज़ें भी जो हैं। अभी आप दालें भी इंपोर्ट करते हैं, आप बाकी स्टील वगैरह भी इंपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मिला ली जाएं तो ये तो बहुत इम्पैक्ट है इसकी, जो आपकी जो सुपर साइकिल का। तो ये हम सिर्फ यूनिक नहीं हैं, पूरी दुनिया में ये हुआ है, पूरी दुनिया ये सफ़र कर रही है। तो आपका जो पहला सवाल था कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन $10 बिलियन से बढ़ी हैं पिछले 4 साल में, और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बराबर पे हैं। तो हमारा जो नेट है वो क्योंकि पहले कम हुई हैं और अभी थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, तो वो तकरीबन 11 बिलियन 10-11 बिलियन हम पॉजिटिव हैं। ये 33 बिलियन नेगेटिव थे, 33 बिलियन नेगेटिव थे ये।